मनोज, तुम आईपीएस ऑफिसर बनो या आटे की चक्की पर काम करो, मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। विल यू मैरी मी? और आई लव यू मनोज, जाओ और जाकर दुनिया पलट दो। ये जो दोनों डायलॉग्स हैं ये 12th फेल फिल्म का हिस्सा है और काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं। ये फ़िल्म क्यों मशहूर हुई है? क्योंकि एक तो ये रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, फिर ये काफ़ी मोटिवेट करती है, काफ़ी इस तरह के सबक हैं जो कि आपको मिलते हैं इस फ़िल्म को देखने से, और इसी वजह से काफ़ी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और हाईली रेटेड ये फ़िल्म है और लोग इसको रिकमेंड कर रहे हैं कि इसको देखना चाहिए। अब ये फ़िल्म किस तरह से मुझे रिमाइंड करवाती है मेरे पेरेंट्स की स्टोरी और इससे क्या-क्या सबक मिलते हैं, जो 3 ऐसे सबक हैं उसके बारे में पहले हम बात करते हैं। पहला सबक है कि एक इंसान कुछ ठान ले कि मैंने अपने मुश्किल हालात का सामना करना है, मुकाबला करना है, ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, ज़िंदगी को मकसद के तहत जीना है। दूसरा सबक ये है कि कोई ना कोई इस तरह का शख्स होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में जो कि आपको ये कहे कि मनोज, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। कोई ना कोई ऐसा शख्स हो जो कि आपको ये रिमाइंड करवाता रहे कि आप कितने कीमती हैं और वो आपसे वादा करे और वादा वफ़ा करे। जो तीसरा सबक है वो ये है कि फिर ये भी हो कि जब वादे किए जाएँ दोनों तरफ से तो फिर दोनों में कामयाबी भी मिले, क्योंकि ये भी हो सकता था, क्योंकि रियल लाइफ स्टोरी है कि मनोज वाकई आईपीएस ना बन पाता और वो किसी आटे की चक्की पर ही काम कर रहा होता, तो निभा तो हो जाता श्रद्धा की तरफ से और वो वादा वफा भी होता, लेकिन ये जो स्टोरी है ये फिर इस दर्जे के ऊपर ना होती कि उसके ऊपर फिल्म बन पाती। तो फिर दोनों जगह पे कामयाबियाँ मिलना भी ये भी कुदरत की तरफ से एक तोहफ़ा होता है। अब ये किस तरह से मुझे रिमाइंड करवाता है मेरे पेरेंट्स की स्टोरी, क्योंकि ये काफ़ी फेमस स्टोरी है, मेरे भाई ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई और ये काफ़ी पाकिस्तान और इंडिया में मोटिवेशनल ये स्टोरी के तौर पे मशहूर है और एक लव स्टोरी के तौर पे, एक मोटिवेशनल लव स्टोरी, तो ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। अब 2 साल की उम्र में एक बच्चा है जिसको पोलियो होता है और पोलियो पैरालाइज़्ड हो जाते हैं। ज़िंदगी का जो सफ़र है वो चलता रहता है ट्राईसाइकिल के ऊपर, और ट्राईसाइकिल के ऊपर स्कूल जाना, हाथों के ज़रिए ट्राईसाइकिल को चलाना और इस तरह से स्कूल जाना या घर में मुख्तलिफ जो हैं काम करने। तो अब 7th क्लास आती है और लिखने का शौक़ था। लिखना, कहानियाँ लिखनी, तहरीरें लिखनी, शायरी लिखनी और इस चीज़ों को लिख के मुख्तलिफ अखबारों में, मैगज़ीन्स में भेजना। तो एक कहानी लिखी और कहानी लिख के मैगज़ीन में भेजी, जैसे कि उस टाइम मानामा फूल होता था, तो इस तरह की मैगज़ीन में कहानी लिख के भेजी। तो हुआ क्या कि जब कहानी छप के आई तो अब रेटिना डिटैचमेंट की वजह से जो बीनाई है वो भी जा चुकी थी। तो बहनों ने वो कहानी पढ़ के सुनाई। जिस तरह मोहल्लों में होता है कि एक ख़बर फैलती है, तो इस तरह ख़बर फैली और एक औरत जो है वो मोहल्ले की वो सुनते हुए आई और उन्होंने आके जो लड़का है उनकी वालिदा को कहा कि तुम दुआ क्यों नहीं करती अपने बेटे के लिए? तो उन्होंने कहा कि मैं तो रोज़ दुआ करती हूँ अपने बेटे के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, दुआ ये करो कि अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में ही इस बेटे को अपने पास बुला ले, जो कि उठ के पानी भी नहीं पी सकता, कोई काम नहीं कर सकता, तो बहनों की शादी हो जाएगी, तुम लोग बुज़ुर्ग हो जाओगे, एक दुनिया का सिस्टम है, तो ये अकेला लड़का क्या करेगा? अब ये जो दिन था, क्योंकि घर छोटे होते हैं और एक साथ ही उसी कमरे में चारपाई के ऊपर वो बच्चा बैठा बातें सुन रहा था 13-14 साल का, कि मुझे क्या कहा जा रहा है कि मैं जो हूँ, अल्लाह मुझे वालिदैन की ज़िंदगी में ही वापस बुला ले। तो वो जो रात है उस रात मुकालमा चलता रहा डिसेबिलिटी और एबिलिटी के दरमियान। अब डिसेबिलिटी ये कहती है कि तुम तो देख ही नहीं सकते, तो एबिलिटी कहती है कि तुम बोल तो सकते हो। डिसेबिलिटी ये कहती है कि तुम तो चल ही नहीं सकते, तो एबिलिटी ये कहती है कि तुम सोच तो सकते हो, सुन तो सकते हो, तुम्हारे हाथ तो काम करते हैं ना। तो अब ये मुकालमा चलता रहा। डिसेबिलिटी ये कहती है कि तुम ज़िंदगी में क्या ही कुछ कर लोगे, एबिलिटी ये कहती है कि ज़िंदगी में क्या ही कुछ नहीं किया जा सकता। तो सारी रात ये जब मुकालमा चलता रहा, तो जब सुबह सूरज तुलू हुआ तो उसके साथ वो उम्मीद, वो ख्वाब, वो मोटिवेशन, ये तमाम तर चीज़ें भी आईं कि मैंने अपनी ज़िंदगी को मकसद के तहत जीना है और ज़िंदगी को मैंने इस दर्जे पे जीना है कि मैंने फिर ये प्रूव करना है कि इंसान को किसी भी तरह का कोई भी मसला हो तो वो उसकी कामयाबी में रुकावट नहीं बनता, वो किसी भी तरह से उसको कामयाब होने से नहीं रोकता। एक इंसान हमेशा एबल रहता है कि वो कामयाबी हासिल करे, और ये जो जद्दोजहद है ये जारी रही, ज़िंदगी चलती रही, पढ़ाई दोबारा से उसी तरह से चलती रही और कुछ भी अफेक्ट नहीं होने दिया। अब होगा क्या कि पढ़ाई किस तरह से चलती थी कि बांसुरी बजानी आती थी। अब मोहल्ले के जो बच्चे हैं उनके साथ बार्टर सिस्टम था, यानी कि बार्टरशिप में क्या होता है कि एक इंसान जो है वो ख़ुद कुछ देता है और दूसरे की तरफ से भी कुछ उसी वैल्यू का आ जाता है। तो अब क्या होता था कि बांसुरी क्योंकि आती थी तो बच्चों को शौक़ था कि यार इस लड़के को तो बांसुरी आती है तो इससे गाने सीखते हैं। अब यहाँ पे क्या होना कि उन्होंने कहना कि हमें ये गाना सिखा दो, तो इन्होंने कहना कि ठीक है,
इस गाने के एवज़ आप ये मुझे चैप्टर रिकॉर्ड कर दीजिए। तो उन्होंने खुशी खुशी चैप्टर रिकॉर्ड कर देना किताब का कैसेट पर, और यहाँ पे गाना सुन के चले जाना। तो इस तरह रोज़ महफ़िल लगनी, और रोज़ बच्चों को जो है वो इसी तरह से गाने सिखाए जाने फ्लूट के ऊपर, और उन्होंने चैप्टर्स रिकॉर्ड कर देने। बाकी जो काम था बहनें करती थी, यानी कि बहनें जो हैं वो किताब का चैप्टर रिकॉर्ड कर देती थी, और उस कैसेट को फिर बार बार सुनना, और इस तरह से तालीम का जो सफ़र है ये जारी रहा। अब पैरेलल बिल्कुल एक दूसरी जगह के ऊपर एक लड़की है कि जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन एक चीज़ ये हुई कि कराची से ट्रेन लाहौर आ रही थी, और उस ट्रेन में ये और फैमिली भी सवार थी। फिर क्या हुआ कि एक धमाका हुआ ट्रेन में, तमाम बोगियां जल गईं, लोग झुलस के, एक फैमिली बची एक बोगी में जिसके टोटल 7 लोग थे। उस फैमिली में ये भी एक लड़की मौजूद थी। लड़की को ये चीज़ एक फ़ील थी कि अल्लाह ने मुझे बचाया है, तो यकीनी तौर पे मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा करना होगा। तो इस सोच के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। 1995 में जो लड़का है उसके घर में टेलीफ़ोन लगा, और टेलीफ़ोन के ज़रिए क्या हुआ कि एक फ़ील आई कि जैसे पूरी ही दुनिया कनेक्टेड है। अब तो नंबर मिलाते हैं और किसी से बात हो जाती है। तो रेडियो पाकिस्तान था और कॉल्स का सिलसिला शुरू हुआ। अब कॉल्स करनी तो क्योंकि टैलेंट इस दर्जे के ऊपर था, ठाना हुआ था कि ज़िंदगी में कुछ करना है, तो और ज़ुबान के ऊपर अबूर इस दर्जे के ऊपर हासिल था कि जब भी कॉल करनी तो वहाँ पे लोगों ने तारीफ़ों के पुल बांध देने कि आपका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो कितना अच्छा है, आप बात कितनी अच्छी करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है। और देखते ही देखते इस दर्जे के ऊपर वो नाम मशहूर होना शुरू हुआ कि अब डेली को 50-60 लोगों की कॉल्स आना शुरू हो गई, नंबर लेकर कॉल करना कि हम तो आपकी कॉल सुनते हैं और आप तो क्या खूबसूरत बात करते हैं। इस तरह से वो जो लड़की थी उसकी भी कॉल आई, और वो भी क्योंकि रेडियो की कॉलर थी, लिसनर थी, उसने कॉल करके बातचीत की। पता ये लगा कि कुछ अर्सा बाद शादी है दोनों बहनों की, और इस तरह से जो बहनें हैं वो अपने अपने घरों को रुखसत हो जाएंगी, और पीछे घर में ये लड़का होगा और इनके पेरेंट्स होंगे। तो अब लड़की ने कहा कि यानी आपकी जो मैंने ज़िंदगी के बारे में जाना है, मुझे तो पता चला है कि आपके साथ ये इश्यूज़ हैं, तो मैं ना आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढती हूँ, कि रिश्ता ढूंढते हैं और आपकी शादी कराते हैं कि ताकि आपके घर में कोई आए तो कोई संभालने वाला हो आपको और आपके वालिदैन को। तो लड़का कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, मुझसे किसने शादी करनी है, तो तुम्हें कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। तो इस तरह फ़ुज़ूल में कोशिश करने का और अपना टाइम ज़ाया करने का तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन लड़की ये कहती है कि नहीं, मुझे आप कोशिश करने दें, मैं आपके लिए रिश्ता ढूँढूँगी। इस तरह से रब्ता रहता है, 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने बाद जो है वो लड़की वापस रब्ता करती है और कॉल करती है और कहती है कि वो याद है ना, मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपका रिश्ता ढूंढूंगी। तो लड़का कहता है कि जी मुझे बिल्कुल याद है। तो वो कहती है कि कोई लड़की मानी नहीं, मैं रिश्ता आपका ढूंढ नहीं सकी, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आपसे शादी करूँगी। लड़का कहता है कि कैसी बातें कर रही हैं आप, ये जो जज्बात में इस तरह का डिसीजन ले रही हैं, ये इस तरह की बात कर रही हैं, आप सोचिए और फैसला कीजिए। तो ये आप किस तरह से बातें कर रही हैं। तो लड़की कहती है कि नहीं, मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं आपके साथ ही शादी करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर एक उस लड़के ने नज़म के कुछ मिसरे सुनाए कि जितने खदशे तुझे मेरे साथ चलने में हैं, इस दुराहे पे रुक और उनको अपनी आंखों में तरतीब दे कि अभी तेरे हाथों के हर फैसले तेरे हाथों में हैं। तो ये जब मिसरे सुनाए तो लड़की ने फ़ौरन से जवाब दिया कि जो हर फैसले मेरे हाथों में हैं, तो मैंने फ़ैसला ये कर लिया है कि ज़िंदगी गुजारनी है तो आपके साथ ही गुजारनी है। और इस तरह से उन दोनों की शादी हो जाती है। अब वहीं पे जो कॉल्स का सिलसिला और रेडियो का सिलसिला जारी है, तो डॉक्टर सदाकत अली जो कि सरबराह हैं डिप के डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के सदाकत क्लिनिक के, तो उन्होंने भी रब्ता किया और उन्होंने भी कॉल करके काफ़ी तारीफ़ की कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी अच्छी है। इस तरह से टेली कम्युनिकेटर के तौर पर उनका इदारा ज्वाइन कर लिया उस लड़के ने। अब हुआ क्या कि शादी हो गई। 1999 में पहले बेटे की विलादत हुई, जिसको दुनिया अली अहमद आवान के नाम से जानती है और आपने यकीनी तौर पे उनकी वीडियो से वाकिफ़ होंगे। 2001 में दूसरे बेटे की विलादत हुई जिसका नाम सलमान अहमद अवान रखा गया, जो कि इस वक्त आपसे मुखातिब है। इस तरह से सिलसिला जारी रहा और वो जो अदारा ज्वाइन किया था वहाँ पे टेली कम्युनिकेटर से लेकर फिर एग्जेक्टिव डायरेक्टर PR तक ये जो है सफ़र ये अभी भी चल रहा है। 2004 में मसरफ 103 जो है वो स्टार्ट हुआ, तो ऑडिशन देने गए, लेकिन साथ में क्यू शीट बना ली
कि मैं क्यू शीट साथ रखूं कि हो सकता है मुझे आज ही वो कह दें कि आप जो है वो अपना प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए। अब हुआ क्या कि वहाँ पे जाके ऑडिशन दिया और फिर ये पूछा कि अच्छा अब फिर कब से हम प्रोग्राम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, आगे की क्या ज़रूरत है या ऑडिशन के उसकी क्या ज़रूरत है, आप अभी से प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करें। तो अब क्यू शीट स्टार्ट थी और वहाँ से जो है वो शो स्टार्ट हो गया। इसी तरह से 3 मुख्तलिफ़ टीवी चैनल से उसने शो किए और इस तरह से दुनिया के वो पहले रेडियो टीवी होस्ट बने जिन्होंने मल्टी डिसेबिलिटी के साथ रेडियो टीवी के ऊपर जो शोज़ हैं वो होस्ट किए। और ये जो कपल है ये इस दर्जे के ऊपर कामयाबी के साथ इनकी कहानी चली कि 7 मुख्तलिफ़ लोगों ने 7 डिफरेंट लोगों ने अपने किसी दूसरे ऐसे जीवन साथी को चूज़ किया जिसमें कोई डिसेबिलिटी थी और वो जो है इस तरह से एग्जांपल सेट होते शुरू हो गई कि लोग जो हैं वो शादियां करने लगे इस कपल से इंस्पायर्ड होकर। इस कपल ने ढेरों कामयाबियां हासिल की। मेरे फादर मोहसिन नवाज़ जो हैं उनको बेशुमार अवार्ड्स मिले। तकरीबन 7 के करीब 9 के करीब मुख्तलिफ़ थीसिस जो हैं वो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के वो उनकी ज़िंदगी के ऊपर लिखे गए और इस तरह से कामयाबियों का जो सिलसिला है वो चलता रहा। आप यकीनी तौर पे मेरे फादर को भी जानते होंगे जिनका नाम मोहसिन नवाज़ है और मेरी वालदा जो हैं उनका नाम मारिया मोहसिन है। अब ये जो स्टोरी है, ये जो एक उनकी ज़िंदगी की दास्तान है जिससे मैं अपनी ख़ुद ज़िंदगी में बड़ा इंस्पायर होता हूँ और मैं ख़ुद भी अक्सर ये कहानी जो है वो सोच सोच के मुझे जब भी कोई लगता है कि कोई चीज़ मुश्किल है या कहीं पे कोई चीज़ जो है वो शायद अचीव करना जो है वो थोड़ा मुश्किल है, तो वहाँ पे मैं ये सोचता हूँ कि सलमान अहमद खान तुम बेटे हो मारिया मोहसिन और मोहसिन नवाज़ के, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ मुश्किल नहीं समझा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ छोटा नहीं समझा, जिन्होंने अपनी मुश्किल में कभी ये नहीं सोचा कि कोई चीज़ मुश्किल हो सकती है। तो दुनिया जो है वो पॉसिबिलिटीज़ का नाम है, दुनिया जो है वो चीज़ों को अचीव करने का नाम है, दुनिया जो है वो ख्वाबों को देखना, ख्वाब को देखना और उसको फिर उसकी तकमील के लिए काम करना उसका नाम है। दुनिया जो है वो वफ़ा का नाम है। दुनिया जो है वो लोगों के साथ वादा करने का और उस वादे को पूरा करने का नाम है, जो कि मैंने अपनी वालदा से सीखा कि मैं तो फ़ैसला कर चुकी हूँ कि शादी तो आपसे ही करूँगी, ज़िंदगी तो आपके साथ ही गुजारनी है। और फिर वही ज़िंदगी गुजरी और उस ज़िंदगी को देखते हुए लाखों लोग, करोड़ों लोग इंस्पायर हुए और उनकी ज़िंदगी से अभी भी वो जो है वो गाइडेंस लेते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, इंस्पायर होते हैं और अपनी ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड करते हैं। इस वजह से मुझे ये फ़िल्म बहुत पसंद आई है। अगर आपने फ़िल्म नहीं देखी तो आपको भी 12th फ़िल्म जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंस्पायर करती है, काफ़ी मोटिवेट करती है। आपको ये बताती है कि किस तरह से एक इंसान जो है वो मुश्किल हालात से निकलता है, किस तरह से कोई उसका साथ निभाने का वादा करता है, किस तरह से वो साथ निभाता है और किस तरह से इंसान कामयाब होता है। बहुत शुक्रिया।